Hello everyone, welcome to your favorite channel Rajiv Quantitative Classes. Today topic is very important. You will learn about NCERT क्लास 9. आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है यह है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. आज हम सीखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर है जिसमें हम सीखने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में. तो सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो को आप इसका जो नोट्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें. देखिए सबसे पहले इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. इसका मतलब क्या है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड है, फूड पे डिपेंड है. मेजर फूड सोर्स प्लांट्स एंड एनिमल ऑब्टेंटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड पे डिपेंडेंट है. तो हम लोग जो हैं वो मतलब फूड कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर करने से. एनिमल्स के लिए मतलब प्लांट्स के लिए मतलब हम लोग के लिए फूड कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर करने पे, और जो एनिमल्स हैं एनिमल्स को हस्बेंड्री करने पे. तो ये आता है तुम्हारा मेजर फूड सोर्स. जो सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल ऑब्टेंडेड फ्रॉम एग्रीकल्चर. प्लांट्स और एनिमल जो है एग्रीकल्चर एंड एनिमल जो है उसका अलग है हस्बेंड्री में. अब इसमें जो चैलेंज आता है उसको देखिए. इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन. देखो इंडिया का जो पॉपुलेशन है इट्स डे बाय डे ग्रोइंग. यानी कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन क्या किया जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है. दिन प्रतिदिन इसका जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ग्रो होता जा रहा है. तो इसमें यही कहा गया है कि इंक्रीज प्रोडक्शन इफिशिएंसी फॉर लाइव स्टॉक. यानी कि इफिशिएंसी और लाइव स्टॉक को, इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है, जो फूड है, हम उसको एग्रीकल्चर के थ्रू क्या करें, इंप्रूव करें. मतलब कि उसको हम ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें और इंक्रीज करने के बाद क्या करें, उसको स्टोर करें, ताकि टाइम टू टाइम जब हमको फूड का आवश्यकता होगा तो टाइम टू टाइम हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम टू टाइम हम उसका यूज कर सकें. इसका मतलब होता है तुम्हारा एफिशिएंसी. यानी कि इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, चैलेंज दिए हुए हैं. यानी कि इंडिया इज एवरी ग्रोइंग पॉपुलेशन. उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक. इसके बारे में, चैलेंज के बारे में है. अब नेक्स्ट जो आता है कि ए फ्यू सक्सेसफुल टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. यानी कि फूड प्रोडक्शन का उस समय क्या हुआ था कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे क्रांतियां चलाई गई थी. तो क्रांतियां जब चलाई गई तो फूड प्रोडक्शन को चलाने के लिए क्या क्या हमें किया गया. सबसे पहले जो किया गया था वो तुम्हारा था ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति. एक महान हस्ती थे जिनका नाम था MS स्वामीनाथन. उन्होंने क्या किया था 1969, उन्होंने क्या किया था कि जो ग्रेन प्रोडक्शन होता है उसको क्या किया था उन्होंने, मतलब प्रोडक्शन किया था ग्रेन प्रोडक्शन का उन्होंने ही. तो इसका जो जनक है ना वो ग्रीन रेवोल्यूशन का, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, तो बता दीजिएगा MS स्वामीनाथन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, हरित क्रांति के अंदर फॉर इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इसमें इंक्रीज किया गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन का. ठीक है. आगे जो आता है वो आता है तुम्हारा ब्लू रेवोल्यूशन. ब्लू रेवोल्यूशन यानी क्या होता है, फॉर इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन. यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन के थ्रू क्या किया गया कि इंक्रीज करवाया गया. क्या इंक्रीज करवाया गया, फूड प्रोडक्शन. यानी कि फिश का प्रोडक्शन, फिश का जो होता है ना, फिश का मतलब इंक्रीज करवाया गया, फिश का प्रोडक्शन करवाया गया था ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर. इसमें एक नाम आता है डॉक्टर बी कुरियन. आगे देख लो डॉक्टर कुरियन. आगे देख लो व्हाइट रेवोल्यूशन. अब व्हाइट रेवोल्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है. व्हाइट रेवोल्यूशन के यानी अंदर क्या आता है, व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर आता है फॉर इंक्रीज इन मिल्क बेस्ड प्रोडक्शन. यानी कि व्हाइट जो होता है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन ये बेसिकली मिल्क बेस्ड प्रोडक्शन होता है. जैसे कि हम मिल्क से क्या क्या प्रोडक्शन होता है, जैसे हम दही खाते हैं, कर्ड खाते हैं, हम उससे मिल्क पीते हैं, चीज खाते हैं. तो जितने भी चीज, मलाई होती है, तो जितने भी चीज हम व्हाइट रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसके बाद हम उसको अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, तो वो कहाँ से होता है, यही व्हाइट रेवोल्यूशन जब चलाया गया था. तो व्हाइट रेवोल्यूशन में बेसिकली होता है कि फॉर इंक्रीजिंग इन मिल्क प्रोडक्शन.
ठीक है, फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, ये होता है तुम्हारा व्हाइट रेवोल्यूशन। फिर आगे आता है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन यानी होता है कि फॉर इंक्रीजिंग इन ऑयल प्रोडक्शन। येलो रेवोल्यूशन में क्या करवाया गया कि इंक्रीज करवाया गया ऑयल प्रोडक्शन का, ऑयल का उत्पादन। यानी कि ऑयल यानी क्या होता है, तेल होता है। तो आज के समय में जो हमारा गाड़ी चलते हैं या फिर जो भी खाना पकता है तो वो किस पे पकता है, पहले भी, आज तो आपका एलपीजी का प्रयोग किया गया, लेकिन पहले जो था तेल, ऑयल का। और गाड़ी भी किस पे चलता है, ऑयल प्रोडक्शन करने पे। तो ऑयल नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे चलेगा, तो यही तुम्हारा येलो रेवोल्यूशन के थ्रू। तो येलो रेवोल्यूशन जो था उसके तहत क्या करवाया गया, इंक्रीज करवाया गया ऑयल प्रोडक्शन का। फिर तुम्हारा गोल्डन रेवोल्यूशन आया। गोल्डन यानी सुनहरी क्रांति। तो फॉर इंक्रीज इन पल्स प्रोडक्शन, इसमें इंक्रीज करवाया गया पल्सेस प्रोडक्शन का। तो पांच रेवोल्यूशन आए, हरित क्रांति, नीली क्रांति, मिल्क सफेद श्वेत क्रांति, येलो यानी पीला क्रांति, पीली क्रांति, और गोल्डन यानी क्या होता है, सुनहरी क्रांति। तो यहां तक आया। अब तुम्हारा जो आगे आता है वो आता है क्रॉप सीजन्स। क्रॉप सीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप सीजन्स बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टू टाइप ऑफ आइडेंटिफाई क्रॉप, खरीफ सीजन क्रॉप एंड रबी सीजन क्रॉप। खरीफ सीजन क्रॉप, रबी सीजन क्रॉप में खरीफ सीजन क्रॉप पहले देखते हैं कि दी क्रॉप विच आर ग्रोइंग रेनी सीजन। यानी कि खरीफ क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है जो ग्रो करता है रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। दैट इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर। ये जून टू अक्टूबर में ग्रो करता है और ये जो होता है तुम्हारा आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। इसका एग्जांपल पैडी आता है, सोयाबीन आता है, अरहर आता है, मेज आता है, कॉटन आता है, उड़द आता है एंड मूंग आता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर सीजन क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। आगे जो आता है तुम्हारा रबी सीजन क्रॉप आता है। अब रबी सीजन क्रॉप में क्या है, सच क्रॉप्स आर ग्रोन इन रबी सीजन दैट इज फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। एग्जांपल वेट, मतलब कि रबी सीजन क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है जो ग्रो करता है कौन से सीजन में, नवंबर टू अप्रैल में। और इसका जो एग्जाम्पल है वो वेट है, ग्राम है, ठीक है, गेहूं है, चना है, मटर है, मस्टर्ड है और लिंच्ड है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप। रबी सीजन वेराइटी का मतलब होता है कि हम सीड को कितना अच्छा यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेराइटी का मतलब होता है कि हम सीड को कितना अच्छा यूज कर रहे हैं, और जब उसको हम अच्छा यूज करेंगे तो उसका जो वेराइटी होगा वो भी इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है। यानी कि इसमें कहा क्या गया है, जैसे आप सुपर मार्केट पे जाते हो तो सुपर मार्केट पे जाते हो तो दो चिप्स रखा रहता है। तो जिस चिप्स का क्वालिटी अच्छा रहता है उस चिप्स को आप लोगे कि दोनों उठा के चले आओगे, नहीं ना, वो अच्छा रहेगा उसको लेके आओगे। जैसे स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर से आप मांगते हो कि 2 पेन दे दो, तो जो पेन लिखता बहुत अच्छा है उस पेन को आप लाओगे कि दोनों पेन को आप ले आओगे। जो अच्छा बहुत अच्छा लिखता है उस पेन के लाओगे। यानी कि इसमें एग्जैक्टली कहा क्या गया है कि हमको सीड को क्या करना है, सही करना है, ठीक है। सीड को हमको इंप्रूव करना है, सीड के वेराइटी को हमको सही करना है। तो इसमें तुम्हारे 3 आ जाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब तुम्हारा आता है ना कॉमन टेक्नोलॉजी टू इन, यहाँ पर डिस्क्राइब कैरेक्टराइजेशन टू क्रॉप वेराइटीज। यानी कि देखो क्रॉप वेराइटी को इंप्रूव करने के लिए 2 तरह की मतलब वेराइटीज यूज की गई थी, दो तरह के टेक्नोलॉजीज यूज की गई थी। तो टेक्नोलॉजी फर्स्ट, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन और सेकंड जो था वो था तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो हाइब्रिडाइजेशन यानी क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन क्रॉप। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि 2 क्रॉप को हम क्रॉस करवा दें, 2 प्लांट्स को हम क्रॉस करवा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका राइस 1 है और राइस 2 है। तो राइस 1 जो है ये क्या है, डिसीज रेजिस्टेंट है, यानी कि राइस 1 जो है इसमें कोई बीमारी नहीं है, और राइस 2 जो है उसमें बीमारी है और वो लंबा है। तो जब राइस 1 को राइस 2 में हम क्रॉस करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं, और रिप्रोडक्शन करने के बाद जो हमको उससे नया सीड्स मिलेगा राइस का, वो क्या रहेगा, डिसीज रेजिस्टेंट रहेगा। यानी कि उसमें डिसीज भी रहेगी, हल्का डिसेस भी रहेगा और वो लंबा भी रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिसको आप देख लेना। आगे तुम्हारा जो आ जाता है ना वो आता है तुम्हारा
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी क्या होता है, ऐसा क्रॉप जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसका जो सीड्स रहता है ना राइस का, उसी को हम हटा देते हैं। इसका अच्छा जो एग्जांपल आता है वो बी कॉटन आता है। इतना समझ लो कि कोई ऐसा क्रॉप रहता है जिसका जो सीड रहता है राइस का, उसी को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन, यानी कि फैक्टर्स क्या है, तो HYV सीड्स के बारे में इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और हायर इक्लिड आता है, फिर इम्प्रूवमेंट, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। फिर इम्प्रूव्ड क्वालिटी आता है, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस आता है, चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी क्या होता है, देखिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब होता है कि ए फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर फार्मिंग इनपुट्स डिसाइड्स क्रॉपिंग एंड प्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन है प्रैक्टिस, यानी कि बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्शन प्रैक्टिस कुड बी एट द फॉलोइंग लीव्स। देखो इसमें 3 टाइप्स के ना फार्मर्स होते हैं, 3 तरह के फार्मर्स होते हैं। पहला, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो अच्छे सीड्स यूज नहीं करते हैं, और जब वो अच्छे सीड्स नहीं यूज करते हैं तो उनका जो क्रॉप रहता है वो इंप्रूव नहीं हो पाता है। दूसरा जो फार्मर्स होता है, उनके पास अच्छे सीड्स होते हैं पर उनके पास अच्छी मशीनें नहीं होती हैं। और तीसरा जो फार्मर्स होता है, उनके पास अच्छे पैसे हैं, वो अच्छे फार्मर्स हैं, उनके पास अच्छी सीड्स है, मशीन है, वो केमिकल का यूज करते हैं, उनके पास अच्छी सीड्स है, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उसके पास थ्रेसर मशीन है। तो वो क्या करते हैं, अपने क्रॉप को इम्प्रूव्ड कर लेते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इस टाइप से आप लिख सकते हो कि नो कॉस्ट प्रोडक्शन, यहाँ पर मतलब 3 टाइप्स की मैंने आपको फार्मर्स बताया, तो ये चीज आप लिख देना। जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर जो था पढ़े होंगे आप, क्या था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें में भी मैंने आपको बताया था, उससे कुछ रिलेट कर रहा है। तो ये 3 टाइप्स के फार्मर्स आते हैं। अब आता है द फॉलोइंग एरिया आर कंसिडर्ड इम्प्रूवमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यानी कि इसमें 3 तरह से क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो द फॉलोइंग एरियाज, यानी 3 तरह से हम क्रॉप को है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, पहला जो आता है वो आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से, दूसरा इरिगेशन से, और तीसरा जो है क्रॉपिंग पैटर्न से। क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा, इरिगेशन के बारे में भी, और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। तो इसका जो सोर्स है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, एयर है, एयर में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, सॉइल में क्या है, देखो सॉइल, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट है ना, तो सॉइल मतलब न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट आर 2 टाइप, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी क्या होता है, जिसमें होता है तुम्हारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन। तो ये चीजें होती हैं। ये किसका सोर्स होता है भाई, ये न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट का होता है। किसका, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट का सोर्स होता है। लेकिन ये याद रखना, एग्जाम में आपका कभी कभी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ भी दिया जाता है कि 2 टाइप्स और जो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट है वो क्या क्या है। तो आता है मैक्रो MACRONUTRIENTS और MICRONUTRIENTS, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये आते हैं। तो ये जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये आता है तुम्हारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। अब हम आगे देखते हैं जो वो होता है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। देखिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में अंतर क्या है। सबसे पहले मैन्योर्स यानी क्या होता है, ये कंटिन्यूअस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। यानी कि मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, और ये जो है ये प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सरेटा एंड प्लांट्स वेस्ट। यानी कि ये जो मैन्योर्स है, इसको हम क्या करते हैं, ये कैसे इसको हम बना सकते हैं, इसको हम एनिमल एक्सरेटा से एंड प्लांट्स वेस्ट से बना सकते हैं। इंक्रीज दी
यहाँ पर मतलब ये जो सॉइल होता है, मैन्योर जो होता है, सॉइल के फर्टिलिटी को, सॉइल का जो फर्टिलाइजर होता है सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। इसमें जो मुख्य मुख्य तुम्हारे सॉइल आ जाते हैं वो सैंडी सॉइल आ जाते हैं, क्लेई सॉइल आ जाते हैं। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन, क्या करता है ये, हेल्प करता है सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ आते हैं, ये तुम्हारा आता है मैन्योर। देखो एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं, बोल देगा तुमको बायोलॉजी के अंदर कि बताओ यार कि डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो इसको आप, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप क्लियर ही करके जाना और इसको याद ही करके जाना। आगे देख लो, स्लोअर इन एक्शन, इसका जो एक्शन होता है ये स्लोअर होता है। अब इसका आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में हम देखते हैं सप्लाई नाइट्रोजन, मतलब सप्लाई जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर कम क्वांटिटी में ही ज्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ये भाई याद रखना कि जो फर्टिलाइजर होता है वो कम क्वांटिटी में ही ज्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। आगे जो आता है तुम्हारा वो आता है, और ये केमिकल, ये जो होता है ना ये पूरा तरीका से क्या होता है, केमिकल से ज्यादा बना होता है। एक तो है कि कम क्वांटिटी में ज्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और ये केमिकल से बना होता है। आगे जो हम देख लेते हैं ये आता है फास्टर इन एक्शन। इसका जो एक्शन होता है ना, एक्शन जो होता है ये फास्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में फर्स्ट आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड आता है इंटर क्रॉपिंग और थर्ड आता है क्रॉपिंग रोटेशन। इंटर क्रॉपिंग होता है और क्रॉप रोटेशन होता है। तो ये कुछ बेसिकली क्रॉप पैटर्न्स में होते हैं, इसको भी आप देख लेना। ठीक है, हम एनसीईआरटी बेस्ड पे चल रहे हैं। फिर आता है तुम्हारा वीड्स। वीड्स यानी क्या होता है भाई, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स जो है वो अनवांटेड प्लांट्स है इन द कल्टिवेटेड फील्ड। तो अब जो आपका आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यहाँ पे जो आ जाता है ना वो आता है तुम्हारा बायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक जो होता है वो लिविंग थिंग्स होते हैं और एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। इसका जो कुछ एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे प्लांट्स आ जाता है, इसमें एनिमल्स आ जाता है, फंगस आ जाता है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। यानी कि बेसिकली ये समझ लो ना कि बायोटिक यानी होता है कि लिविंग थिंग्स। दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग्स है वो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं, और इसमें डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एबायोटिक पूछेगा तो आराम से ये सब आप लिख दोगे। और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लाइट हो गया, मिनरल्स हो गया, एयर हो गया। यही सब एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिख देने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमेशा याद करके रखना। तो बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक का एग्जाम्पल और एबायोटिक का एग्जाम्पल। बायोटिक यानी जो लिविंग थिंग्स है, एबायोटिक यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स है। बायोटिक में दिस फैक्टर केस कुछ क्वालिटीज हैं, लॉस इन वेट है। ठीक है, पूरे यहाँ पे बहुत सारी चीजें बायोटिक लिविंग थिंग्स में, और एबायोटिक में है कि ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। तो ये आता है तुम्हारा बायोटिक एबायोटिक। डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, एग्जांपल्स। ठीक है, बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 के अंदर। दोस्तों हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में फुल चैप्टर मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी बेस्ड पे, सीबीएसई बेस्ड पे। तो इसका जो नोट्स है ना ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। वहां से ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हर एक फ्रेंड्स के पास अपने शेयर कीजिए। और देख लीजिए इसका जो PYQ है, PYQ, और इसका जो MCQs है, और एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। ये सब का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप एक बार बता दीजिएगा कमेंट में, तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप क्या कर सकते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।